हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए यह मॉक टेस्ट नंबर होगा 7 और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जनवरी या फिर फरवरी के शुरुआत में, जनवरी के अंत या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे यूपीपीएससी की ओर से कई सारे विज्ञापन जारी होने वाले हैं। इसमें आपको बताना चाहेंगे कि एक विज्ञापन आपका अब आ ही चुका है पीसीएसजे का, उसके बाद आरओ एआरओ का विज्ञापन होगा, देन आफ्टर आपको खंड शिक्षा अधिकारी, फिर एलटी ग्रेड का विज्ञापन। पीसीएस की परीक्षा कब होनी है? पीसीएस 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है यह जून में होगी और उसी के आसपास ये सारी परीक्षाएं भी करवा ली जाएंगी। तो इसकी तैयारी आपको अभी से करते रहना होगा। ये जो मॉक टेस्ट आपके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका फ़ायदा आपको सिर्फ खंड शिक्षा अधिकारी के लिए नहीं, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें भी जीएस पूछा जाता है, जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस की या फिर एसएससी की या फिर यूपी ट्रिपल एससी की किसी परीक्षा की, तो सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए रेगुलर जब भी वीडियो आया करें इसको आप लोग वॉच कर लिया करें। इससे आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे लेवल की हो जाएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब प्रतियोगिता जो है वो काफ़ी हायर लेवल पर पहुंच चुकी है, तो आपको अपनी तैयारी भी काफ़ी अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत सारे मिलेंगे। कथन है पहला, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में किया है। आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में, फरवरी 2022 में, 5 फरवरी 2022 का शायद समय था जब इसका उद्घाटन किया गया था हैदराबाद में, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई 216 फीट है। अच्छा, ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछले 1-2 सालों में कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं तो उसमें आपको ये ज़रूर पता लगा होगा कि कई सारे स्टैच्यूज हैं, उसकी ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक एज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो क्वेश्चन था ये 69 शिक्षक भर्ती में ही पूछा गया था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और 12वीं सदी के भक्तिधारा के संत रामानुजाचार्य की यह प्रतिमा है और इसकी परिकल्पना चिन्ना जीयर स्वामी ने की है। तो यहाँ पर देखो, जो कथन कौन कौन से सही हैं इस पर विचार करना है आपको। पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन भी सही है, लेकिन तीसरा कथन इसमें जरा सी गलती है, नहीं तो यह कथन भी सही हो जाता। एक्चुअली में यह 11वीं सदी के भक्तिधारा के संत थे रामानुजाचार्य, तो उन्हीं की यह प्रतिमा है। तो मतलब तीसरा कथन तो गलत हो गया और बाकी 2 कथन यहाँ पर सही हैं। तो इसका विकल्प 1 और 2 वाला सही रहेगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि रामानुजाचार्य जो थे ये 11वीं सदी के संत थे और यह स्टैचू जो है बैठी हुई मुद्रा में है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा की स्टैचू है, ये भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2022 में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया जो 1991 में 18 दिनों की सबसे कम अवधि के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई बने थे। तो 18 दिनों की सबसे कम अवधि के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे उनका नाम था कमल नारायण सिंह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए कमल नारायण सिंह। अच्छा देखो, कमल नारायण सिंह जो कि भारत के 22वें क्रम के चीफ जस्टिस थे, इनका कार्यकाल 25 नवंबर 1991 से 12 नवंबर 1991 तक था। और एक बात और भी याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 65 साल होती है। और एक प्रश्न और भी कि सबसे ज़्यादा समय तक यानी कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो भारत के सीजेआई रहे थे, कौन रहे थे? तो 16वें क्रम के सीजेआई वाई.वी. चंद्रचूड़, वर्तमान में जो हमारे सीजेआई हैं उनके पिताजी, इनका कार्यकाल था 7 साल 4 महीने और 20 दिन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं उनको नोट कर लीजिए, बार बार पढ़ते रहिए, इससे एक क्वेश्चन तो बनेगा एग्जाम में। तो मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो 2022 का नोबेल पुरस्कार मेडिसिन वाला जीता है स्वांते पाबो ने, ऑप्शन सी सही है। और मेडिसिन के क्षेत्र में 2021 का जो पुरस्कार था वो संयुक्त रूप से दिया गया था डेविड जूलियस और एल्डेम पटापाउटियन को, तो ये याद रखना आप। ठीक है, और ये जो 2022 का स्वांते पाबो को मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, किस लिए मिला है? विलुप्त होमनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही किताब द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल यह किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स ये आत्मकथा है योगन सिंह यादव की, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है।
3 जुलाई 1999 को 19 साल की उम्र में ग्रेनेडियर रेजिमेंट के साथ टाइगर हिल को फिर से हासिल करने को भेजा गया था। सफलता भी मिली और 19 साल की अवस्था में बहुत कम उम्र में योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो उन्हीं की आत्मकथा है जिसका नाम है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच में सूर्य किरण 16 एक्सरसाइज किया गया? यह लेटेस्ट करंट अफेयर का प्रश्न है। सूर्य किरण अभ्यास भारत किसके साथ करता है? भारत और नेपाल के बीच में यह अभ्यास किया जाता है, भारत और नेपाल के बीच में। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। देखो फ्रेंड्स, सूर्य किरण युद्धाभ्यास 2022 में इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया था 16 से 29 दिसंबर 2022 तक। तो कहाँ? नेपाल में आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी में इसका आयोजन हुआ था। यह भी याद रखना कि अभी हाल ही में काजिंद नामक एक्सरसाइज हुआ भारत और कजाकिस्तान के बीच में। कहाँ पर हुआ था? उमरोई कजाकिस्तान में हुआ था। हरिमऊ शक्ति नामक जो युद्धाभ्यास है यह भारत करता है मलेशिया के साथ, और उदार शक्ति नामक युद्धाभ्यास भी भारत और मलेशिया साथ साथ करते हैं। आस्ट्रा हिंद मतलब ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर एक युद्धाभ्यास करते हैं जिसका नाम है आस्ट्रा हिंद। और संगम नामक जो युद्धाभ्यास हुआ यह भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था अभी हाल ही में। कहाँ पर? गोवा में हुआ था। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है सैफ अली जुनेजा को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सैफ अली जुनेजा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत की प्रतिनिधि हैं, और अब सैफ अली जुनेजा जो हैं इनको संयुक्त राष्ट्र के विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। वायु परिवहन समिति की स्थापना कब हुई? इसको एटीसी के नाम से जानते हैं। देखो 28 साल के बाद कोई भारतीय इस पद पर आया है, इसीलिए सैफ अली जुनेजा की जो नियुक्ति है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एटीसी मतलब वायु परिवहन समिति 1944 में शिकागो कन्वेंशन के द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की एक अस्थायी समिति है। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में। तो याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटीसी की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। तो 1944 में शिकागो कन्वेंशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल में है। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? अच्छा प्रश्न है। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट को जारी करता है कौन? WWF। ठीक है, यानी कि विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा जो है लिविंग प्लानेट रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसको लिविंग प्लानेट इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आती है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन। ये रिपोर्ट भी WWF ही जारी करता है। अब देखो WWF इसकी स्थापना होती है 1961 में। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, अनुसंधान और रखरखाव संबंधी कार्य, और पृथ्वी पर ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। मुख्यालय इसका ग्लैंड में मिलेगा आपको, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जलदूत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? जलदूत मोबाइल ऐप। अब ये जो ऐप है इससे कुओं में जो पानी होता है उसकी गुणवत्ता को मापा जाता है। तो इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डेवलप किया है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ पंचायती राज मंत्रालय दोनों ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है जलदूत ऐप का, और इससे कुओं के जल का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस अभी मनाया गया था, कब? ये बताना है आपको। विश्व गौरैया दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 20 मार्च को। मार्च में कई सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे कि 21 मार्च को, अच्छा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस हो गया। 21 मार्च को विश्व वन दिवस या विश्व वन दिवस कह सकते हैं आप। और 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस। 23 मार्च को होता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो ये तीनों याद रखना। और कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कोयला क्षेत्र और राज्य, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? रानीगंज कहाँ मिलेगा आपको? रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, तो मतलब सही है। डाल्टनगंज कोयला क्षेत्र झारखंड में है। सोनहठ ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में ही है।
लखनपुर कहाँ मिलेगा आपको बताओ। लखनपुर उड़ीसा में तो नहीं है, लखनपुर है छत्तीसगढ़ में, लखनपुरा भी कहते हैं इसे। तो इसमें जो आपका विकल्प है वो कौन सा सही है, लखनपुरा का डी सही होगा, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है लखनपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम की खोज के लिए 1866 में कुएं कहाँ खोदे गए। भारत में पेट्रोलियम की खोज के लिए 1866 में कुएं कहाँ पर खोदे गए। ऊपरी असम घाटी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या फिर ऊपरी दार्जिलिंग क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊपरी असम घाटी में पेट्रोलियम की खोज के लिए 1866 में कुएं जो थे वो खोदे गए थे। 1959 से पहले केवल असम में ही तेल उत्पादन होता था। भारत में पेट्रोलियम की खोज के लिए सबसे पहले 1866 में ऊपरी असम घाटी में कुएं की खुदाई हुई और डिगबोई में तेल मिला था कब, 1890 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत में तेल के 4 व्यापारिक प्रदेश हैं। भारत में तेल क्षेत्रों के 4 व्यापारिक प्रदेश कौन कौन से हैं। उत्तर पूर्वी प्रदेश, गुजरात प्रदेश, मुंबई हाई और पूर्वी तट प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी यहाँ पर भारत में तेल क्षेत्रों के लिए 4 व्यापारिक प्रदेश हैं। उत्तर पूर्वी प्रदेश, गुजरात प्रदेश, मुंबई हाई और पूर्वी तट प्रदेश, सभी जो हैं भारत में तेल क्षेत्रों के लिए 4 व्यापारिक प्रदेश माने जाते हैं। और देखो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत सबसे प्रमुख तेल क्षेत्र जो होता है वो असम का डिगबोई है, यह उत्तर पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत आता है। गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, नवागांव, कठना, मेहसाना और ल्यूनेज नामक क्षेत्र आते हैं। मुंबई हाई में कौन कौन आता है, अरब सागर स्थित एक अपतट क्षेत्र है जो कि मुंबई हाई में आता है। और पूर्वी तट प्रदेश के अंतर्गत कृष्णा, गोदावरी और कावेरी की द्रोणियाँ हैं। और एक बात और भी याद रखना कि कावेरी द्रोणी के प्रमुख तेल क्षेत्रों में नरीमन और कोबिलपल्ली भी आते हैं। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प इसमें गलत है। तेल परिष्करणशाला राज्य तातीपाका ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, सही है। बीना मिलेगा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, तो ये गलत विकल्प था, तो इसको आप आंसर मान सकते हैं। क्यों, अभी आप कहोगे कि मनाली तो सर हिमाचल प्रदेश में है, तो इसको आप सही कैसे कैसे कह सकते हैं, गलत है। देखो मैं आपको बताऊं कि जो मनाली है ना, ये हिमाचल प्रदेश में जो मनाली है वो एक पर्यटक क्षेत्र है, लेकिन तमिलनाडु में भी एक मनाली है और वहाँ वो जो क्या है वो तेल परिष्करणशाला वाला क्षेत्र है, तो इसलिए ये सही है, मतलब तमिलनाडु में भी मनाली है। और नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ असम में है, तो ये भी सही है, मतलब हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बीना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। कौन असुमेलित है, ये बताना है आपको, कौन असुमेलित है। लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं और संबंधित राज्य। चंद्रपुर और रत्नागिरी मिलेंगे आपको महाराष्ट्र में, गुरु महिसानी उड़ीसा, संदूर कर्नाटक, बैलाडीला कहाँ पर है, झारखंड बताया जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो बताओ, बैलाडीला नाम सुना होगा आपने, बैलाडीला मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखना कि छत्तीसगढ़ की जो लौह अयस्क खाने हैं, 2 नाम याद रखना, एक डल्ली राजहरा और एक बैलाडीला। और नोवामुंडी और गुआ, नोवामुंडी और गुआ जो हैं ये 2 झारखंड की प्रमुख लौह अयस्क खाने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF या भारत सहायता क्लब। तो उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की है इसमें कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA। देखो आगे इसकी जो व्याख्या है इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसको कहते हैं IBRD, और IMF की स्थापना एक साथ हुई थी वर्ष 1944 में। कहाँ पर हुई थी, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। ठीक है, और यही जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, इसी को वर्ल्ड बैंक की संज्ञा दी जाती है। IBRD इज नोन एज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विश्व बैंक के 5 प्रमुख संस्थानों में से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ निम्न आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है, इसीलिए इसे उदार ऋण वाले खिड़की के रूप में जाना जाता है। समझ गए,
क्यों इसे कहते हैं उदार ऋण वाली खिड़की? क्योंकि यह जो कम मतलब जो कह लीजिए जो गरीब देश होते हैं उनको कम ब्याज या बिना ब्याज का ऋण जो है दे देता है। विश्व बैंक की ही यह एक संस्था है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? देखो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना होती है मिस्र में 6 से 18 नवंबर तक। मिस्र के शर्म अल शेख में, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि उसको जरूर देख लीजिएगा। कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा। और अफ्रीका में कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की ये 5वीं बार बैठक की गई है। 5वीं जो बैठक हुई वो मिस्र के शर्म अल शेख में हुई है, जिसमें 200 देशों से अधिक ने प्रतिभाग किया था। एक थीम इसकी रखी गई थी कि जलवायु परिवर्तन से महाद्वीप में उत्पन्न हो रहे गंभीर परिणाम, ये थीम इसकी लगाई गई थी। तो दोस्तों, ये आज के टेस्ट के लिए आपका प्रश्न है। आपको ये बताना है कि G20 देशों की अध्यक्षता 2023 में कौन कर रहा है। आसान सा प्रश्न है, उत्तर जरूर लिखना आप। और ये जो प्रश्न आपने पढ़े हैं इसके लिए एक PDF आपको दी जा रही है। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। उसको डाउनलोड करके अपने आप एक बार आंसर देने का प्रयास करना। तो ये जो PDF मिलेगी आपको कल मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप आज वीडियो देखोगे और कल जब इसका आप मतलब चेक करोगे कि आपको कितना याद हुआ, तो चीज़ें आपको मेमोराइज रहेंगी। ठीक है? तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।